Namaste everyone. Welcome to this important session on nature cure and holistic wellness therapy session. और जैसे कि आप जानते हैं, इस समय कोरोना वायरस के कारण से जो पेंडेमिक दुनिया भर फैला हुआ है, ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से एक डर सभी के मन में बैठा हुआ है। और इस डर के समय में हम सबको पता है कि दुनिया भर के सभी सरकारें जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकते हैं, इनको अपग्रेड करते हुए ऑप्टिमम एफर्ट कर रहे हैं सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए। डिस्पाइट ऑल दैट कई सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे हैं और ऐसे समय में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी हमारे बीच उपलब्ध नहीं है। और ऐसे समय में प्राकृतिक चिकित्सा के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं और इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो इस तरह के सभी समस्याओं को प्रिवेंट करने के लिए हम अपने सिस्टम को मजबूत बनाए रख सकते हैं, स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, सबल बनाए रख सकते हैं। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हमें याद रखना होगा। मैं आपको इन सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक बेसिस के साथ एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ साथ जो भी कॉमन समस्याएं होते हैं, अगर ऐसे बीमारियों को हम देखते हैं तो बीमारी को दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इसके क्लासिफिकेशन कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल क्लासिफिकेशन क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज, इसको मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी ओर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को समझाऊंगा और इसमें साइकोसोमैटिक डिजीज को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इन सारे समस्याओं को समग्र में समझने के बाद आप एक तरह से आधा डॉक्टर बन जाएंगे, अर्थात स्वयं के लिए एक डॉक्टर की तरह अपने सभी स्वास्थ्य पहलुओं को समझ करके इसको सुधार करने के लिए एक समझ आप विकास करेंगे। इस डायरेक्शन में आज के सेशन को मैं रख रहा हूं। आई थिंक आपका ये बैच रिटायरमेंट वाला बैच तो नहीं है ना? रिटायरमेंट बैच है सर, रिटायरमेंट बैच है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो रिटायरमेंट वाला बैच है तो आपके पास अब जो अभी का रूटीन है, इसके बाद आपका जो रूटीन है कई हिसाब से परिवर्तित होगा। ऐसे में बॉडी क्लॉक को भी हमें ध्यान में रखना होगा। आई विल कम टू दिस पॉइंट ऑल्सो। और मैंने जो कहा था कि बीमारियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। एक बीमारी जिसको हम क्रॉनिक बीमारी बोलते हैं, दूसरा बीमारी एक्यूट बीमारी, है ना? और एक्यूट और क्रॉनिक बीमारी में क्या फर्क है? अगर आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम सबल है, सक्षम है, मजबूत है, तो आपके शरीर के अंदर कोई भी फॉरेन बैक्टीरियाज हो या वायरस हो, विजातीय द्रव्य हो, टॉक्सिन हो, जहर हो, पॉइजन हो, एंटर करे तो योर बॉडी विल रिएक्ट टू थ्रो इट आउट। बॉडी हैज इट्स ओन मैकेनिज्म टू टैकल ऑल दीज सिचुएशंस। इन सिचुएशंस को टैकल करने का बॉडी का जो मैकेनिज्म है, इसको हम इम्यून सिस्टम कह सकते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता। इसका एक्टिवेशन होते ही क्या होगा? एक तरह से फाइटिंग सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होगा। अगर बैक्टीरिया और वायरस आए हों तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए युद्ध होगा। और ऐसे बॉडी के जो इम्यून सेल है, जिसको हम WBC कहते हैं, इसके अंदर भी कई सारे ब्रांचेज हैं, लिम्फोसाइट्स है, टी सेल और बी सेल्स हैं, ये सारे काम करते हैं। और ये इतनी सबल और सक्षम है, जैसे अभी कोरोना का समय है, कोरोना के जो वायरस है इस समय
जो पाए जाने वाले कोरोना के वायरस, जितने वायरस आज तक पाए गए उन वायरस में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा बड़ा वायरस पाया गया, लेकिन इससे मेनी फोल्ड ज्यादा हमारे शरीर के जो WBC हैं, बड़े साइज में भी बड़े हैं और स्ट्रांग भी हैं, और ये शरीर के अंदर वायरस जब एंटर करता है तो फर्स्ट राउंड में ही अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन कई बार अगर शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये फाइट लंबी चली जाती है, खींचती है। तो ये फाइटिंग मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम। जब ऐसे फाइटिंग शुरू होता है तो ऐसे में कुछ सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे फीवर होना, जैसे बॉडी का जो नेचुरल प्रोसेस होता है, खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना, पचाना, पचाने के बाद उससे रस बनाना, उस रस को रक्त में मिलाना, अर्थात रक्त में मिलने के बाद वह रस रक्त के रूप में ही जाना जाता है, और रक्त में मिल करके रक्त बन करके पूरे शरीर में जब संचारित होता है, शरीर के सभी कोशिकाएं उस रक्त के माध्यम से प्राप्त पोषण को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन जो रक्त के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है उसको शरीर के सभी कोशिकाएं प्रयोग करते हैं, और उस ऑक्सीजन के माध्यम से न्यूट्रिशन को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद उस एनर्जी के हेल्प से अपने आप को रिपेयरिंग करना, अपने रूटीन एक्टिविटीज को संचालन करना, और जरूरत के हिसाब से नए सेल्स को प्रोड्यूस करना, यह सारा काम होता है। जब किसी चीज को जला करके एनर्जी उत्पादन किया जाता है तो स्वाभाविक है उस समय धुआं निकलता है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। शरीर के अंदर निकलने वाला धुआं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और किसी चीज को जलाएं तो धुआं के साथ साथ राख भी पैदा होता है, वी कैन कॉल इट एसेस। और ये एक तरह से वेस्टेज है, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्टेज है शरीर के लिए। ये शरीर में एक लिमिट तक हो तो शरीर इसको संभाल पाती है, अगर ये लिमिट से ज्यादा हो तो इसका नुकसान होता है, शरीर इसको बाहर निकालती है। इसके लिए अपना मैकेनिज्म है, डिटॉक्स मैकेनिज्म। और उसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में रस बनने के बाद बचा हुआ जो भी मैटर है वह भी एक तरह से वेस्टेज है। इन सबको शरीर से निकालने का काम होता है। इन सारे वेस्टेज को निकालने के प्रोसेस में शरीर को एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन जब ऐसा फाइट वाला सिचुएशन होता है तो हमारे शरीर का पूरा एनर्जी फाइटिंग की ओर चैनलाइज होता है। इसके कारण से शरीर के जो बेसिक काम है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन का काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे में कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है। कोरोना के सिम्टम के रूप में कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है, इसके पीछे का कारण यह है। और दूसरी ओर बैटल ग्राउंड बना हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर, हल्का फीवर आता है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसके पीछे का कारण यह है। और बॉडी ने अपने जो नेचुरल काम में एनर्जी कंज्यूम करना था उसको पूरे के पूरे चैनलाइज करके वायरस के साथ फाइट करने में लगा लिया। तो इसके कारण से ऐसा सिम्टम्स आते हैं। और खास करके वायरस के जो एंट्री गेट है मुख्य रूप से माउथ और नॉस्ट्रिल के डोर से एंटर करते हैं। प्राइमरीली जब ये एंटर करते हैं तो ये गले पर पहले म्यूटेशन करने की कोशिश करेंगे। उस म्यूटेशन को रिमूव करने के लिए खांसी का अनुभव होगा। बार बार खांसी आने का मुख्य कारण शरीर, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी दैट वी हैव ऑलरेडी विद इन आवर बॉडी टू फाइट इट एंड थ्रो इट अवे। और इस प्रोसेस को जब हमें समझ में आता है तो इन सारे जो रिएक्शन या रेस्पॉन्स या मैनिफेस्टेशंस होते हैं इनको हम लोग एक्यूट रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे सारे रिएक्शन के समय में हमें शरीर को सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा कई तरह के अन्य कंडीशंस होते हैं। कई बार फूड पॉइजन हो जाता है तो वोमिटिंग होती है। पेट में अगर कोई चीज सड़ा हुआ पड़ा रहता है लंबे समय तो लूज मोशन होता है। कहीं चोट वोट लगती है तो इन्फ्लामेशन होगा। ये सारे के सारे एक्यूट रिएक्शंस आर फ्रेंड ऑफ द बॉडी, फ्रेंडली रिएक्शन ऑफ बॉडी। जैसे हम मान लीजिए कुछ 10, 15, 20 दिन, 1 महीने के लिए वैकेशन चले गए, घर में वापस आकर के घर को सफाई करने लगते हैं तो उस समय धूल उड़ता है। हो सकता है वहां
और चूहे, चींटी, बिल्ली ये सारे ने अगर पोटी वोटी करा हो तो उसको साफ करने लगेंगे तो बदबू भी आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफाई करने से बदबू आ रहा है, सफाई करने से धूल उड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि हो रहा होता है। These are simple reactions. We can call it healing crisis. और ऐसा रिएक्शन बॉडी में आता है, इसको हम लोग एक्यूट बीमारी के रूप में लेते हैं। अक्सर ऐसे कंडीशन में लोग इन सिम्टम्स को सप्रेस करने वाले दवाई लेते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स को सप्रेस कर दिया जाए तो ये जो बीमारी के कारण अंदर पनप रहे थे, जिसके साथ बॉडी फाइट कर रही थी, ये अंदर के अंदर पड़े रहेंगे, दबे रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म में जाकर के जब ये पड़े रहते हैं तो जिस एरिया में ये पड़े रहेंगे उस एरिया में ब्लॉकेज पैदा होगा। जब ब्लॉकेज पैदा होता है तो वहां सर्कुलेशन का रास्ता रुकेगा। अगर सर्कुलेशन सही से नहीं हुआ तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं होगा, और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का सप्लाई सही से ना होगा तो कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, एजिंग तेजी से होने लगेगी, फिर ये बीमारी बढ़ती जाएगी और अतः ये फिर दूसरे रूप में आ जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक बीमारी। एक बार अगर क्रॉनिक बीमारी हो जाए तो उसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। और ऐसे बीमारी जब हो जाते हैं तो अगर जो आज के डेट में प्रचलित एलोपैथिक मेडिसिन में डिपेंडेंट रहते हैं तो ऐसे क्रॉनिक बीमारी जिंदगी भर मेंटेनेंस डोज के साथ मेंटेन किया जाता है, क्योर नहीं होते। चाहे वो डायबिटीज हो, अर्थराइटिस हो, माइग्रेन हो, इंसोम्निया हो, या ऐसे कई सारे बीमारी है, फाइब्रोमाइल्जिया या SLA, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसको हम क्रॉनिक बीमारी कहेंगे, या पेंक्रियाटाइटिस हो, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव नहीं है। तो हमें क्रॉनिक बीमारी में जो समस्या को कन्वर्ट होने से रोकने के लिए एक्यूट सिम्टम्स को जब भी हमें महसूस करें, ऐसे में शरीर के इम्यून सिस्टम को हमें सपोर्ट करना होता है। तो ऐसे में क्या करना होगा, हम पानी का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लें, सॉलिड फूड के इंटेक को थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये पूरी तरह से बंद करने का एक अलग थेरापी है जिसको हम उपवास चिकित्सा कहते हैं, और इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। मेरे को बहुत सारे टॉपिक कवर करने का मन है जिससे आप सभी तरह से चीजों को मैनेज कर पाए। मैं इतना कहूंगा कि ऐसे कंडीशन में खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कंट्रोल करना है, खाने में क्वांटिटी कंट्रोल करनी है। नंबर ऑफ टाइम जो इनटेक लिया जाता है, खास करके वजन कम करने के नाम पर, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के नाम पर बार बार खाते रहने के लिए जो मार्केटिंग किया जाता है, इस तरह के प्रिंसिपल में नहीं जाना। ऐसे में क्वांटिटी कंट्रोल करके कम से कम खाना खाते हुए उसमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट रिच चीजें जैसे अदरक, काली मिर्च, लौंग, तुलसी और ये हल्दी, ऐसे चीजों को उबाल करके लें। उसमें थोड़ा बहुत शहद और नींबू का प्रयोग करें। तो ये फिर एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के कारण, इनको डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत न लगने के कारण ये आसानी से शरीर में एब्जर्व होकर के शरीर के अंदर के समस्याओं को फाइट आउट करने में हेल्प करेंगे। और नींद अच्छी ले लें, पूरे शरीर को जेंटल नेचुरल मूवमेंट दें और अच्छी तरह से नींद ले लें। इट इज गोइंग टू हेल्प योर इम्यून सिस्टम, योर द सिस्टम, वी कॉल इट रोग प्रतिरोध क्षमता टू फंक्शन बेटर। और ऐसा करेंगे तो शरीर ऐसे सभी समस्याओं को रूट से खदेड़ने में सफल होगी और फिर क्रॉनिक बीमारी पनपने का संभावना नहीं रहेगा। तो क्रॉनिक बीमारी हो गया, एलोपैथिक मेडिसिन में मैंने कहा मेंटेनेंस होगा, क्योर नहीं होगा। अगर उसको क्योर करना है तो फिर आपको बॉडी के अपने नेचुरल इनर डॉक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा। उस केस में आपको लंबे समय तक खान पान कंट्रोल करना होगा, शरीर को अच्छी तरह से एक्टिवेट करते हुए डिटॉक्स के प्रोसेस को सपोर्ट करना होगा, शरीर को प्रॉपर रेस्ट देना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को इंप्रूव करना होगा। इसके लिए योग के प्रैक्टिस, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन के प्रैक्टिस के शरण में लेना जाना होगा। फिर अल्टीमेटली
आपका जो इनर डॉक्टर है वो मजबूत होगा, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प रिवर्स द कंडीशन, चाहे वो ऑर्थराइटिस हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, फाइब्रोमाइल्जिया हो, ये सारे कंडीशंस रिवर्स हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बॉडी के जो नेचुरल हीलर है उसको सपोर्ट करने वाला लाइफ स्टाइल रूटीन फॉलो करना होगा। इसको हम यौगिक लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं, होलिस्टिक लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं, होलिस्टिक लिविंग भी कह सकते हैं। और इस रूटीन को हम फॉलो करते हैं तो फिर इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसको हम प्राकृतिक जीवनचर्या या प्राकृतिक चिकित्सा भी कह सकते हैं। एक तो क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज के बारे में मैंने आपको भेद समझाया, और दूसरा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको भी आप समझ लीजिए। एलोपैथिक मेडिसिन जो पॉपुलर थेरापी है, इसमें इस प्रिंसिपल के ऊपर काम किया जा रहा होता है। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज हो तो उसको मारने के लिए पॉइजन के रूप में एंटीबायोटिक दिया जाता है, और एंटीबायोटिक एक पॉइजनस मैटर है, सब्सटेंस है, केमिकल है। जब एंटीबायोटिक देते हैं सबको पता होता है, जिसने लिया है उनको भी पता होता है, जब तक एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं तब तक बॉडी कमजोर होती है। जब तक एंटीबायोटिक लेते हैं तब तक पेट साफ भी नहीं होता। जब तक एंटीबायोटिक लेते हैं चक्कर आ रहा होता है, पेट खराब हो रहा होता है। तो फिर डॉक्टर सामान्य तौर पर एंटीबायोटिक के साथ साथ पेट साफ करने वाले दवाई भी, डाइजीन या पेंटासिड, अलग अलग नाम के पेट साफ करने वाले दवाई भी देते हैं। इतना ही नहीं, इसको लेते समय शरीर का पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है, क्योंकि बॉडी फ्रेंडली बैक्टीरिया भी पूरी तरह से मर जाते हैं, जिसके कारण शरीर अंदर से बहुत कमजोर होती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं एंटीबायोटिक खाना खाने के बाद ही खाना है, और साथ में ये भी कहते हैं कि कुछ मल्टीविटामिन भी खा लो। खास करके विशेष करके जो कमजोर लोग होते हैं उनको मल्टीविटामिन के बगैर एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। तो इसका मतलब ये सबको पता है कि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, और ये शरीर के इम्यून सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर के बॉडी फ्रेंडली बैक्टीरियाज को भी नष्ट करते हैं। और हालांकि फॉरेन बैक्टीरिया मरने के बाद सर्टेन समय के बाद बॉडी अपने आप को सेल्फ हील करती है। बॉडी के अंदर नेचर ने सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ मेंटेनेंस करने का कैपेसिटी दे रखा है। उस कैपेसिटी को यूज करते हुए शरीर अपने आप को फिर पहले की अवस्था में ले आती हैं। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये बॉडी का इंटरनल हीलर का काम है, इंटरनल डॉक्टर का काम है। तो एंटीबायोटिक अपने आप में डॉक्टर नहीं है, हीलर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये तो पॉइजन है जो फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मारने के लिए ले दिया जाता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज का इलाज यही है जो प्रचलित इलाज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मैंने कहा क्रॉनिक बीमारियां, इसमें तो मेंटेनेंस होती है, चाहे वो डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, माइग्रेन हो, हाई बीपी हो, या इस तरह की कोई भी समस्या हो, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। मोस्टली लाइफ स्टाइल या साइकोसोमैटिक रीजन से बनते हैं। लाइफ स्टाइल का मतलब गलत खान पान, गलत रहन सहन, और फिर उन चीज़ों को के कारण से शरीर में जो गंदगी इकट्ठा हो गया उसको निकालने के बजाय उल्टा उसको सप्रेस करने वाले, दवाई लेने वाला जो जीवन शैली हम अपनाते हैं, इसी को हम गलत जीवन शैली कहते हैं। गलत रहन सहन और जीवन शैली, गलत दिनचर्या, गलत ऋतुचर्या, गलत आहार विहार के कारण से ऐसी समस्याएं पैदा होते हैं। अब आप नुकसान पहुंचाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए कोई परमानेंट इलाज नहीं है, मेंटेनेंस किया जाता है। तो इलाज करने वाला अगर कोई है तो आपके अंदर का डॉक्टर है, हीलर है, नेचुरल हीलर है, नेचुरल डॉक्टर है। और इसको सपोर्ट करने वाला थेरापी अगर कोई है तो यही प्राकृतिक चिकित्सा है, यही यौगिक थेरापी है। और ये हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से अपने आयुर्वेद के सिद्धांत के रूप में, आयुर्वेद में दो पार्ट है, एक तो मेडिसिनल पार्ट है, दूसरा है जीवन शैली को सुधार करते हुए शरीर के इम्यून सिस्टम को सुधार करने वाले बहुत सारे ऐसे आधार आयुर्वेद में मिलते हैं, जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा के अंश के रूप में मानते हैं। तो ये सारे चीजें हमें अडॉप्ट करना है, यही आज के सेशन में मैं कवर करूंगा। और इसके साथ साथ मैंने कहा कि कुछ जो कॉमन बीमारी हैं, इन बीमारी के नेचुरल इलाज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड
these natural treatment that I am going to suggest are time tested, experimented and proved not only in a few people. ये बहुत बड़े लेवल में हजारों लाखों लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रूफ हो चुके हुए ऐसे पद्धतियों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पिछले लगभग 20 साल के आसपास में इस विषय को पढ़ते हुए और अपनाते हुए मैं अपने पर्सनल स्ट्रगल के साथ और इसको इम्प्रूव रिवाइव करने का, हेल्थ रिवाइव करने का जो अनुभव है, उसके साथ साथ हजारों लाखों लोगों के जीवन में किसी न किसी रूप से कंट्रीब्यूट करने का जो अवसर मिला है, इन सारे चीज़ों को मैं समेट करके संक्षेप में जो भी हो सके, आपको जो लाभ कर सकें, उन्हीं चीज़ों को आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूं। और आपको ये समझ में आ गया कि बीमारी दो प्रकार के होते हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट। एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। बीमारी मैंने कहा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। ये आपको समझ में आने के बाद अब आपको मैं हेल्दी दिनचर्या क्या रह सकता है जो इन सारे कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके, इसमें आपको आपका अटेंशन ले जाना चाहूँगा। उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि प्राकृतिक चिकित्सा का जो एक आधार है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व क्या है? मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। इन 5 तत्वों का एक तरह से संयोजन है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। कई बार कई लोगों को लग सकता है कि ये 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर कैसे बन सकता है। शरीर में ये मिट्टी कहाँ है, धूप कहाँ है, आकाश शरीर के अंदर कहाँ है? तो ये बहुत सामान्य बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं। हमारा जो शरीर का फॉर्मेशन हुआ है, इसको अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करेंगे, एज अ ऑब्जर्वर, एज अ सीयर, एज अ विटनेस, एज अ परसेप्टर, जो एक साइंटिफिक अप्रोच है, तो आप पाएंगे कि इसका शरीर शुरुआत एक माइनर टाइनी सेल से हुआ है और उस सेल्स को नरिश करने के लिए जो पोषण मिला है, वो पोषण कहां से आया है? हमने जो भी माताओं ने जो भी ग्रहण किया होगा, और माता ने ग्रहण क्या किया है? अन्न किया होगा या जो भी अलग अलग भोजन किया होगा। इन भोजन का सोर्स क्या है? अगर इसको देखेंगे तो ये अनाज है, कुछ साग सब्जियां हैं, फल फूल है, दूध दही है, और ये कहां से आए हैं? अगर अनाज को देखते हैं तो एक सीड से एक पेड़ बना, पेड़ से फिर फल बना हुआ है। तो ये सीड से पेड़ और फल बनने के प्रोसेस में क्या क्या चीजें इसमें आए हैं? डिफरेंट मिनरल्स जो इन्वॉल्व हुए हैं इस प्रोसेस में, ये सारे के सारे मिट्टी से ग्रहण हुए हैं। धूप के कारण से ये प्रोसेस हो पाया है। और अगर स्पेस एलिमेंट, खाली भाग, खाली तत्व, आकाश तत्व नहीं होता तो ये सारा चीज संभव नहीं होता। अगर पेड़ को ऐसे या किसी सीड को एक जगह बंद करके रख दें तो वो कभी भी सीड से पेड़ नहीं बन सकता, फल नहीं दे सकता है। उसके लिए खुली जगह में मिट्टी के अंदर पानी, धूप, हवा, सारी चीजें देना पड़ता है, तब फिर पेड़ और फल बनता है। तो ये अल्टीमेटली फिर जाकर के इन्हीं चीजों में विलीन हो जाता है। दिस इज व्हाट इज द नेचुरल प्रोसेस। इसमें फॉर्म चेंज होता है, लेकिन ये 5 तत्वों से ही ये सारा का सारा प्रोसेस आगे बढ़ता है। एक भी तत्व अगर ना हो तो जीवन का जो साइकिल है ये संभव नहीं है। अंततः जीवन इन्हीं 5 तत्वों में विलीन भी हो जाता है, फॉर्म चेंज होते हुए। इसीलिए इसको आप समझ लें। जब शरीर को कोई समस्या होती है
तो इन 5 तत्वों के जो एक संयोजन इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन में असंतुलन पैदा हो रहा होता है। एंड प्राकृतिक चिकित्सा में इसको संतुलन करने के लिए इन्हीं 5 तत्वों को चिकित्सा के आधार बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरापी। इसी तरीके से मिट्टी चिकित्सा, मड थेरापी, एयर थेरापी, जिसको हम प्राणायाम के रूप में मुख्य रूप से करते हैं, उसके साथ साथ खुली हवा में चलना, फिरना, डुलना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, यह भी इन्वॉल्व होता है। और इसी तरीके से आकाश थेरापी, स्पेस थेरापी, जिसको हम फास्टिंग कह सकते हैं, फास्टिंग थेरापी, धूप स्नान, और शरीर के अंदर हीट ग्रहण करने के और कई सारे माध्यम हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अप्लाई करते हुए हम शरीर के अंदर पंच तत्वों की जो कमी है, अगर शरीर के अंदर हीट की कमी हो तो भी शरीर में नुकसान होगा, शरीर के अंदर जल तत्वों की कमी हो तो भी बीमारी होगी, अग्नि तत्वों की कमी होगी, या इसी तरह से मिट्टी तत्वों या आकाश तत्वों की कमी हो तो भी बीमारी हो जाती है। आकाश तत्व का मतलब स्पेस। अगर हम खाना खाते समय पेट बिल्कुल भर करके ऊपर तक खाना भर दें तो तुरंत बीमारी हो जाती है। अगर शरीर के अंदर गंदगी बहुत ज्यादा भर गया, स्पेस, खाली जगह नहीं मिला, तो शरीर के इंटरनल सिस्टम काम नहीं कर पाएंगे, ब्लॉकेज हो गया, न्यूट्रिशन सप्लाई बंद हो जाएगा, फिर सेलुलर डिजेनरेशन शुरू होगा, तुरंत बीमारी पैदा हो जाएगी। तो शरीर अंदर से साफ रहे ये भी जरूरी होता है, शरीर के अंदर आंतरिक स्पेस बना रहे ये भी जरूरी होता है। तो ये पंच तत्व एक तरह से चिकित्सा के आधार है प्राकृतिक चिकित्सा में। इसको अपना करके हम सभी प्रकार के बीमारियों को निर्मूल कर सकते हैं। तो यही प्राकृतिक चिकित्सा का आधार है। तो जीवन शैली को सही रखने के लिए अब क्या करना है पहले ये बताऊंगा, और इस चीज को हम सभी बीमारियों को एड्रेस करने के लिए यूज करेंगे, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे आर्थराइटिस हो, या कोई भी बीमारी हो। स्वस्थ दिनचर्या या जीवनचर्या जब हम पालन करने लगते हैं तो इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है। अब ये हेल्दी दिनचर्या में हम सब जानते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बोल करके एक सेइंग है, हम सब ने सुना हुआ है। तो अर्ली टू बेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे एक तरह से बॉडी का जो क्लॉक है ना, इसको सही करने में हेल्प मिलता है। नेचर के क्लॉक के साथ बॉडी के क्लॉक भी चल रहा होता है। अगर इसके विपरीत हम जीवन शैली जीना शुरू करते हैं तो नेचर जैसे दीवार में सर मारने जैसा होता है। नेचर को हम बदल नहीं सकते। वी विल सिंपली हर्ट आवरसेल्फ। ये बहुत जरूरी है कि हम नेचर के रूटीन के साथ अपने रूटीन को समायोजित करें, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। और रात को हमें जल्दी सोना है। अब जल्दी सोने के साथ साथ कुछ और बातें हमें ध्यान में रखना होगा। जब हम सोएंगे उससे कम 2 घंटे पहले हमें खाना खाना है। 2 घंटे कम से कम गैप रखना है। हमें यह सुनिश्चित करनी है कि 12 बजे से पहले ही हमेशा सोना है। हो सके तो 10 बजे तक का रूटीन रखने की कोशिश करना है, नहीं तो मैक्सिमम 12 बजे। 12 बजे के बाद जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का जो हीलिंग और रिपेयरिंग साइकिल है वो अपसेट हो चुका होता है। ऐसे लोग जो 12 बजे के बाद, हमें 12 बजे से पहले सोना है। पहली बात, 12 बजे से पहले अगर आप सोते हैं तो क्या होगा? 12 बजे से बहुत सारे स्टडीज है। सम स्टडी सजेस्ट कि जो इंसान 12 बजे से पहले सोता है और उसमें 1 घंटा भी नींद लेता है, उसमें जो शरीर के अंदर हीलिंग का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, उतने ही रिजल्ट पाने के लिए अगर 12 बजे से सोते हैं के बाद सोते हैं 12 बजे के बाद, तो कम से कम 2 घंटे सोना पड़ेगा। मीन्स क्वालिटी ऑफ स्लीप बिफोर 12 एट नाइट इज फार बेटर देन द क्वालिटी ऑफ स्लीप आफ्टर 12 एट नाइट। ये देखिए। और दूसरी बात, खाना खाने के तुरंत बाद ही सोना नहीं होता। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद अगर पेट में खाना भरा हुआ है तो हमारे शरीर का जो सर्कुलेशन सिस्टम है पूरी तरह से अपने एनर्जी को डाइजेस्टिव प्रोसेस में चैनलाइज कर देती है, जिसके कारण से
जब तक खाना पूरी तरह से न पचे, न सेटल हो, तब तक शरीर का जो हीलिंग का काम है, रिपेयरिंग का काम है, मेंटेनेंस का काम है, वो सही से नहीं हो पाएगा। क्योंकि सोए हुए समय में यही काम होने की जरूरत होती है। शरीर अपने आप के जो वेयर एंड टियर को हील करे, रिपेयर करे, मेंटेनेंस करे, जिससे सुबह उठते समय पहले का पूरा थकान उतर जाए और इंसान अपने रूटीन को शुरू करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन खाना खाते ही सोने वाले लोगों को यह नसीब नहीं होगा। उनका पूरा एनर्जी खाना पचाने में ही लग जाएगा। तो सुबह उठते समय वो फ्रेश नहीं उठेंगे। 8-9 घंटे सोने के बाद भी वो फ्रेश नहीं अनुभव करेंगे। तो इसीलिए खाना कम से कम 2 घंटे पहले ही खाना है। और तीसरी बात, रात का जो खाना है हमेशा हल्का रखना है। अगर हमने खाना हैवी करा रात को तो क्या होगा, इसका शरीर पर क्या प्रभाव होगा, इसको समझ लेते हैं। अगर हमने रात को हैवी खाना खाया है तो वो उस हैवी खाना को पचाने के लिए एक तो बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होगा, हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम डिस्टर्ब होगा, एक तो समस्या है ही। दूसरी ओर उस खाना का पचने के बाद ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल स्पाइक होता है, बढ़ता है बहुत ज्यादा। जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा ब्लड में तो ब्लड गाढ़ा होगा। ब्लड जब गाढ़ा हो जाता है, उस गाढ़ा ब्लड को सप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आता है, प्रेशर आ जाता है। और ऐसा गाढ़ा ब्लड सप्लाई भी मुश्किल से होता है। दूसरी ओर ऐसा गाढ़ा ब्लड ब्लॉकेज का कारण बन जाता है। तो ऐसे में सप्लाई मुश्किल से होता है तो हार्ट को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी ओर ये ब्लॉकेज का कारण बन सकता है, ये छोटे छोटे आर्टरीज में जाकर के ब्लॉकेज बना सकता है। ये फिर ब्लॉकेज के कारण से सबसे ज्यादा जो रिस्की ब्लॉकेज है वो हार्ट का ब्लॉकेज है। बाकी जगह के ब्लॉकेज तो मल्टीपल पाइप्स होते हैं, दूसरे से कई बार वो चैनलाइज हो भी जाता है। लेकिन हार्ट के आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज आ गया, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो और ज्यादा मुश्किल। इसीलिए रात का खाना हल्का रखना है। हालांकि बॉडी के अंदर मल्टीपल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है। उसमें क्या होता है, जब ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज या न्यूट्रिशन पहुंच गया, जिससे ब्लड गाढ़ा हो गया, तो शरीर क्या करती है, सबसे पहले पैंक्रियाज को इंफॉर्मेशन जाता है। बॉडी के अंदर सेंसर लगा हुआ है। थ्रू द सेंसर आवर सिस्टम विल डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज कि ब्लड गाढ़ा हो गया है, और फिर पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है। इंसुलिन वर्क्स एज अ की टू ओपन द गेट्स ऑफ द सेल्स so that the excess glucose that is there in the blood is absorbed or taken in by cells. Sir, गाढ़ा का meaning? Thickness. Blood become thick when there is excessive nutrients which is mixed in the blood after digestion of heavy food that is eaten at night. When blood become very much thick, especially because of excess glucose, that glucose is absorbed by or taken in by cells with the help of insulin produced by pancreas. And when that happens, blood sugar level get fluctuated. And that blood sugar fluctuation lead to number of complications in long term. On the other side, if that excess glucose remain over there despite the effort made by the cells to take in or absorb the extra glucose, तो ऐसे में liver will come into action. Liver start taking that excess glucose into it, convert it into fat and store inside. That will lead to fatty liver condition. When liver becomes fatty, it becomes sluggish, and liver is biggest organ in our body. It has multiple function to operate. It is biggest chemical factory that we have in our body, जो primarily शरीर के अंदर आने वाले हर तरह के फॉरेन केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए शरीर के फ्रेंडली केमिकल को प्रोड्यूस करता है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज
हेवी होने वाला हमने खान पान किया, एज ए रिजल्ट एक्सेस ग्लूकोज लीवर को एब्जॉर्ब करके फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करना पड़ा, तो लीवर स्लॉगिश होगा, फैटी लीवर होगा. इट विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ लिवर इन लॉन्ग टर्म. इट विल इम्पैक्ट इन आवर डाइजेशन, it will impact in our detox system, excretion system, and it may lead to number of other complications like skin disease, like digestive system related disease and toxemia condition. ऐसे कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं, सिरोसिस हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है और लीवर के अन्य प्रॉब्लम भी हो सकते हैं. तो इसको प्रिवेंट करना हो तो रात का खाना हमेशा हल्का रखना है, जिससे शरीर का हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस भी अच्छा हो, जिससे लिवर बीमार भी ना पड़े, पैंक्रिया ज्यादा प्रेशर में भी ना आए. कई बार इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो किडनी विल कम इनटू एक्शन एंड स्टार्ट filtering that excess glucose from the blood to throw it out through urine, and that condition is called diabetic condition. तो डायबिटिक कंडीशन का सबसे मेजर एक कारण अगर देखा जाए तो रात का खाना, हैवी खाना है. और दूसरी ओर जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम रात को लेते हैं तो इसका शरीर में कंजप्शन ज्यादा नहीं होता है क्योंकि रेस्ट मोड में है शरीर. तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो था उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी डंप करती है. लीवर के बाद भी अगर एक्स्ट्रा होता है और ये किडनी से थ्रो करने के बाद भी एक्स्ट्रा होता है तो ये सारा का सारा फैट में कन्वर्ट होकर के बॉडी के अंदर खाली जगह पर डिपॉजिट होती हैं. और खाली जगह शरीर में कहाँ है? एब्डोमिनल रीजन पर कैविटी है ना बड़ा, तो उस कैविटी में ये सारे के सारे डिपॉजिट होने लगते हैं. एंड दैट लीड टू excessive deposition of fat in abdominal region will increase visceral fat, means पेट के निचले वाले भाग में फैट जमने लगता है, बड़ा हो जाता है पेट. जब ऐसे फैट नीचे से जम करके ऊपर आने लग जाए तो पेट के अंदर होने वाले जो वाइटल ऑर्गन्स है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी सफर करेगा. और वाइटल ऑर्गन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्डोमिनल रीजन आर एक्चुअली मेजर organs are it is like energy producing factory of our body that get impacted negatively. जब ऐसा होता है तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होगा समग्र स्वास्थ्य में. इसको कम करने के लिए भी रात का खाना हल्का करना है. अब रात का खाना हल्का रखने के लिए कारण आपको समझ में आ गया, और ये समग्र स्वास्थ्य के लिए, नेचुरल हेल्थ के लिए, होलिस्टिक थेरापी के लिए सबसे बड़ा एक तरह से पिलर है जिसको हम सबको अपनाना है. जब हम रात का खाना हल्का खाएंगे तो फिर क्या होगा? खाना आसानी से पच जाएगा. रात का खाना सोने से 2 घंटा पहले खाएंगे, अर्थात 10 बजे के आसपास सोना है तो 8 बजे से पहले खाएंगे, तो फिर खाना आसानी से पचा हुआ है तो शरीर के अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर और लोड नहीं होता. सोने के टाइम में शरीर आसानी से शरीर का इंटरनल रिपेयरिंग, हीलिंग, मेंटेनेंस करने के बाद 6 घंटे में ही फ्रेश हो जाती है. 6-7 घंटे में ही इंसान पूरी तरह तरोताजा, एनर्जेटिक होकर के सुबह उठता है. चेक अगेन, अगर सुबह उठते समय आपको अलार्म लगाने के बाद भी उठना मुश्किल हो रहा है, सुबह उठते समय आप फ्रेश नहीं फील करते हैं, सुबह उठते समय रूटीन शरीर के अंदर वेस्टेज का डिपोजिशन ज्यादा हो रखा है, शरीर का इंटरनल हीलिंग प्रोसेस कमजोर हो रखा है, इसको सुधार करने के लिए रात का खाना जल्दी और हल्का खाना शुरू करें. इट इज गोइंग टू वर्क इन अ मिराकुलस वे, आई टेल यू. तो सुबह आप अब इस तरह से करेंगे तो सुबह आप जल्दी उठ पाएंगे. सुबह जल्दी उठेंगे अर्थात सनराइज होने से पहले उठना है और यह आदत बनाना है. कई बार लोगों का ऐसा आदत होता है ऑफिस जाना है तो अलार्म लगा करके उठ जाएंगे, जिस दिन ऑफिस नहीं है वो 10 बजे तक सोते रहेंगे. इससे बॉडी क्लॉक और खराब होता है, पजल्ड आउट होता है. ऐसे में बॉडी का नेचुरल जो कैपेसिटी है वो सप्रेस होता है. डू नॉट डू दैट. डू नॉट अलाउ दिस थिंग टू हैपन इन योर बॉडी. आप अपने इनर डॉक्टर को मार रहे हो ऐसा करके. ये कोई कंफर्ट वाली बात नहीं है, ये कोई लग्जरी नहीं है.
यह अपने ऊपर किया जाने वाला अन्याय है, प्रकृति के खिलाफ का कार्य है, बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट में किया हुआ एक्शन है। इट इज गोइंग टू हार्म, देयर इज नो सच बेनिफिट दैट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट। तो ये आपको समझ लेना है। अब आप सुबह टाइम से उठना शुरू करेंगे। अब क्या करना है? इंश्योर दैट यू ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग एज अ फर्स्ट थिंग, नथिंग एल्स। 2 ग्लास ऑफ वाटर। और ये वाटर भी सुनिश्चित करें कि आप वार्म वाटर लेंगे। क्यों? इसके पीछे कारण है। आप सबको पता है ठंडक से कोई भी चीज सिकुड़ता है, कंट्रैक्शन होता है। गर्म से कोई भी चीज एक्सपांड होता है। आजकल तो गाड़ियां दूसरे टाइप के आने लग गए, लेकिन आज से 20-30 साल पहले तक भी आपने गांव में देखे होंगे जो कार्ट होते थे, बैलगाड़ा, उसमें लोहे का रिंग कवर किया जाता है जो व्हील के ऊपर। उसको लगाने के लिए क्या किया जाता था? जो पेडी है या कोई भी अनाज के घास को जल उसमें रखकर, घास से ढक करके उस लोहे का जो फ्रेम को रखा जाता था और उसको जला दिया जाता था। जलने के बाद वो थोड़ा खुलता है, उसके अंदर बीच में फिर वो व्हील को डाल करके फिर पानी डाल दिया जाता था, तो फिर सिकुड़ता था। सिकुड़ करके उस व्हील को पकड़ लेता था। इतनी ज्यादा फर्क होता है। आपने अपने शरीर में भी देखे होंगे। यही ठंड में शरीर सिकुड़ने के कारण ही कई बार लोगों को सोए हुए समय में, सर्दी के समय में आर्टरीज वगैरह पूरी तरह से ब्लॉक होने के कारण, उस सिकुड़न के कारण से ब्लॉक होने के कारण हार्ट अटैक होकर के मर जाते हैं। गर्मी के समय में हार्ट अटैक होकर के मरने के रेशियो और सर्दी के समय में हार्ट अटैक के कारण से मरने का रेशियो अगर देखा जाए तो समझ में आएगा सर्दी में ज्यादा हार्ट अटैक होता है। सोए हुए समय में हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? ठंड से शरीर सिकुड़ती है, उस सिकुड़न में अटैक आ जाता है, क्योंकि आर्टरीज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं ऐसे। तो इतना फर्क होता है ठंड और सर्दी और गर्मी का। तो आप जब सुबह गर्म पानी पी रहे होते हैं तो उससे क्या होगा? इंटरनल सिस्टम पर एक लेवल का एक्सपांशन इफेक्ट आता है जो सफाई करने के लिए सहयोगी होता है। अगर आपने बर्तन साफ करते हुए ऑब्जर्व करे हो तो आपको पता होगा, अगर ठंडे पानी से बर्तन साफ ना हो रहे हो तो आप गर्म पानी से बर्तन साफ करें तो यू विल फाइंड कि गर्म पानी से बर्तन बेहतरीन साफ हो जाते हैं। ठंडे पानी से कंपेयर करके देखेंगे तो उससे तो कई गुना ज्यादा बेहतर। तो ये फूड पाइप को साफ करने के लिए सुबह सुबह हमें ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने कहा गर्म पानी सुबह एज अ फर्स्ट थिंग पीना है। और उसके बाद क्या? उसके बाद अपने नित्य कर्म जो भी है, ब्रश करना, नहाना धोना, ये सारा काम कर लें। उसके बाद अगर आप चाहें तो वॉकिंग में जा सकते हैं। वॉकिंग में जाना हो, क्योंकि आप लोगों का अब ये रिटायरमेंट वाला बैच है, तो आप ये कर सकते हैं कि सुबह फ्रेश होने के बाद पानी पी करके, अगर कई लोगों का पेट साफ नहीं होता है तो उन लोगों के लिए मेरा और सजेशन है, क्योंकि पानी पी करके थोड़ा बहुत इधर उधर मूवमेंट करने के बाद पेट साफ हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उनको रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला, 1 कप, ध्यान रखें 1 ग्लास नहीं बोल रहा हूं, 1 कप गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला खाना है। और ये त्रिफला क्या है? इसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला 3 चीज मिला करके एक पाउडर बनाया होता है। यह किसी भी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध होता है। ऐसे शायद ही कोई मेडिकल स्टोर होंगे जहां त्रिफला ना मिलता हो। इससे आपको इसका इंपॉर्टेंट समझ में आ जाना चाहिए। ये फूड सप्लीमेंट की तरह है, ये नुकसान नहीं करता है कभी भी। हरड़ जो होता है पेट साफ करने के लिए काम करता है, लैक्सेटिव इफेक्ट देता है। जो बहेड़ा होता है खून को प्योरीफाई करने के लिए एक एजेंट है, नेचुरल एजेंट कह सकते हैं। और जो आंवला है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स में से एक है।
ऐसे सिबकथोन में और ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सिबकथोन बहुत ही हाई अल्टीट्यूड में मिलता है और इसका उतना ज्यादा क्वांटिटी उपलब्ध नहीं होता। आंवला थोड़ा ज्यादा मिलता है, थोड़ा प्लेन रीजन में भी अच्छी तरह से पाया जाता है। इसीलिए विटामिन सी के सबसे बेस्ट सोर्स के रूप में आप आंवला को यूज कर सकते हैं। तो त्रिफला में ये तीनों चीज मिले होते हैं, तो पेट भी साफ हो जाए, खून भी साफ हो जाए और इम्यून सिस्टम को ताकत में मिल जाए, तो इससे ज्यादा बड़ा अमृत कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए टेक इट एज अमृत, नेक्टर। अगर आप रात को गुनगुने 1 कप पानी के साथ इसको लेंगे तो पेट साफ बहुत आसानी से होने लगेगा। खास करके जिनको कंस्टिपेशन का टेंडेंसी हो उनके लिए कंपलसरी मेडिसिन है। टेक इट दैट वे। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट इज गोइंग टू ब्रिंग रिमार्केबल चेंज। पेट साफ आसानी से हो जाएगी। और पेट साफ होने के बाद फ्रेश हो जाएं, उसके बाद 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स। इसमें आप एक ही चीज ना रख करके मल्टीपल चीजें रखें। जैसे बादाम इसका प्राइमरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके साथ साथ अखरोट, अंजीर, काजू, किशमिश, पिस्ता या इवन पीनट्स भी ऐड किया जा सकता है। तो इन चीजों में से जो जो उपलब्ध हो, आप थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स लेकर के वॉकिंग चले जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वॉकिंग जाते समय कई बार, क्योंकि आप लोगों का रिटायरमेंट वाला ग्रुप है, तो इसमें हो सकता है कई लोगों का ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होने लगा होगा पहले से ही। अगर आप खाली पेट वॉकिंग चले जाएं, तो अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत एक्सट्रीम डाउन हो गया तो चक्कर आकर के गिरने का संभावना है। ऐसे में कई बार लोग उबर भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपने 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा करके आप वॉकिंग में चले गए, तो आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करके डाउन होकर के ऐसे कमजोरी आकर के बेहोश होने का या ब्लड प्रेशर बहुत डाउन होकर के बेहोश होने का संभावना 0 हो जाएगा। इसीलिए आपको ड्राई फ्रूट सुबह कुछ न कुछ जो भी हो, मैंने नाम बहुत सारे ले लिया है, जो जो उपलब्ध हो ले लें और उसके बाद वॉकिंग चले जाएं। वॉकिंग कम से कम 3 से 5 किलोमीटर के बीच में, मिनिमम 3 किलोमीटर, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 से ज्यादा ऐसे जरूरत नहीं है। आपका बहुत ज्यादा स्पीड की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुनिश्चित करें आप उस समय फोन में यूज करते हुए ना करें। बेटर फोकस ऑन योर own movement, activities, experiences and all. It is going to help you improve your inner system to function better. It will help you to optimize your internal system to function better. Once you start doing it, आपको ट्रांसफॉर्मेशनल पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अनुभव होने लगेंगे। उसके बाद वॉकिंग करने के बाद आप जहां भी वॉकिंग करते हैं, आजकल पार्क बहुत मिलते हैं, पार्क में वॉकिंग कर सकते हैं, या जहां भी आप वॉकिंग करेंगे उसके बाद बैठ करके योग का अभ्यास करें। उसमें अब कोई सिखाने के लिए आपको बहुत सारा अभी टाइम है नहीं, मैं बहुत आसान अप्रोच बताऊंगा। क्या करें? शरीर को अच्छी तरह से ताने, स्ट्रेचिंग करें। जैसे हाथ को ऊपर उठा करके अच्छी तरह से खिंचाई करेंगे, साइड में ले जाएं, खींच करके रखेंगे, दूसरी साइड ले जा करके खींच करके रखेंगे, फिर हाथ को वापस ले आकर के पीछे जा करके थोड़ी देर रोकेंगे, फिर आगे झुक करके पीठ को सीधी रख करके थोड़ी देर रोकें। इस तरह से आप फ्रंट साइड, बैक साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड सभी को स्ट्रेच करेंगे। इट विल स्टिमुलेट, एक्टिवेट एंड इंप्रूव द अलर्टनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द सेल्स। ठीक होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक होगा, सेलुलर वेस्टेज का सफाई करने का नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करें। रेजिस्टेंस प्रैक्टिस में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है उम्र के साथ, एज के साथ, एक पार्किंसंस का कॉमन प्रॉब्लम होता है, हड्डियों का स्ट्रेंथ कम होने का, जिसके कारण से एक कंडीशन फॉर्म होता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसके अलग अलग स्टेज के हिसाब से ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। ये ऑस्टियो कंडीशन है, अर्थात हड्डियों का स्ट्रेंथ कम होने का कंडीशन। मसल्स कमजोर होते हैं, मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, या कई बार नर्व्स कमजोर हो जाते हैं, एंड दैट विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड पार्किंसंस। ऐसे में लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, लोग लिख नहीं पाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये सारे कंडीशंस को ठीक करने के लिए
आपको शरीर स्ट्रेचिंग करने के बाद, सभी ज्वाइंट्स को नेचुरल ढंग से एक्टिवेट करने के बाद, किसी दीवार पर, किसी पेड़ पर रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करेंगे। हाथ से उसको धक्का दें, एक पैर हल्का आगे, एक पैर हल्का सा पीछे रख करके पूरी ताकत के साथ धक्का देंगे। ये धक्का देने से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ये रेजिस्टेंस एक एक नस नाड़ियों को मजबूती देगा, तो ये कमजोरी, कंपन दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद बैठ करके थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं? बहुत सारे प्रैक्टिस हो सकते हैं। योग में प्राणायाम जिसको कहा जाता है, हठ योग के जो क्लासिकल टेक्स्ट है, जिसको हम हठ योग परदीपिका और घेरण संहिता कहते हैं, इसके अंदर इन श्वास के अभ्यास को कुंभक के रूप में एक्सप्लेन किया गया। अष्टकुंभक सहिता सूर्य भेदश्च उज्जयी शीतली तथा वस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवले चास्त्र कुंभका। इस तरह से ये 8 कुंभक के बारे में बताया गया। इसमें श्वास को रोकने का अभ्यास प्राइमरी है। लेकिन अगर किसी को पहले से हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा हो तो श्वास उतना ज्यादा नहीं रोक सकते हैं जितना सामान्य लोग रोक पाते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे रोकने का कैपेसिटी बढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस इनिशियली क्या करना है, जिससे आपको कोई भी रिस्क ना हो। इसमें आप थोड़ी देर लंबी श्वास का अभ्यास करें। लंबी श्वास ले, लंबी श्वास छोड़ें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। There is no risk at all when you breathe in deep and breathe out completely. It is simply help increase oxygen level, help improve internal awareness, help improve internal coordination. डीप ब्रीदिंग का अभ्यास 4-5 मिनट तक कर लें। ओम चैंटिंग करें लगभग 5-10 मिनट तक। ओम इज द साउंड ऑफ primordial sound of nature. It is called manifesting sound of nature, the creator or creation. ओम का जो आवाज है, जो गुंजन है, हमारे शरीर के आंतरिक सिस्टम जो काम करते हैं, इसको एक नाद योग कहा जाता है। योग में शरीर के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं, जैसे हार्ट पंप कर रहा है, इसका आवाज है। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, प्लेन में हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है तो अलग आवाज है। ऊपर की ओर ब्लड जा रहा है तो अलग आवाज है। नीचे की ओर फ्लो में जा रहा है तो ब्लड का आवाज अलग है। जैसे नदी का आवाज है, पहाड़ में अलग आवाज होता है, प्लेन जगह में अलग आवाज होता है, समुद्र में अलग आवाज होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, उन सब के अपने अपने आवाज होते हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अपने अपने आवाज है। रेस्पिरेशन चल रहा होता है, उसका अपना आवाज है। डॉक्टर कई बार जब समस्या होता है, चाहे पेट में हो, चाहे चेस्ट में हो, चाहे किसी भी बॉडी पार्ट में हो, एक स्टेथोस्कोप लेकर के, एक हियरिंग मशीन लेकर के अलग अलग जगह पर लगा करके वहां आवाज को सुनते हैं, उसके सिमेट्री को ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इट मीन्स एक सिमेट्री में आवाज आ रहा होता है सामान्य तौर पर। यह आवाज जब पूरी तरह से मर्ज हो तो एक बॉजिंग साउंड बनता है। दैट साउंड रिजेंबल द साउंड ऑफ ओम। इसी तरह से बाहर भी ऐसा ही होता है। बाहर अलग अलग आवाज आ रहे होते हैं। ये स्पेसिफिक साउंड को हम यौगिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आहत साउंड कहते हैं। ये आहत साउंड जब मर्ज होते हैं, जब हम इनको स्पेसिफिक साउंड की ओर ध्यान न दे करके ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं, तो ऑल दीज साउंड मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ कलेक्टिव साउंड। दैट साउंड रिजेंबल द साउंड ऑफ ओम। तो इस तरह से जो कलेक्टिव साउंड, बॉजिंग साउंड, जिसको हम अनाहत साउंड कहते हैं, ये ओम का आवाज फॉर्म होता है। जब हमारे शरीर के अंदर के एक्टिविटीज का आवाज और शरीर के बाहर के एक्टिविटीज का आवाज के बीच में वननेस है, अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उस वननेस को बहुत जल्दी हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारे अंदर और बाहर के बीच में जो फ्रिक्शन है ये रिड्यूस होता है। And we start getting harmonized to the activities outside. नहीं तो बाहर के छोटे छोटे चीजों से हम इरिटेट होते रहेंगे। अगर आपको इरिटेशन कम करना हो, एग्रेशन कम करना हो, गुस्सा कम करना हो, फ्रस्ट्रेशन कम करना हो, तो ओम का उच्चारण 5, 10, 15, 20, 30 मिनट तक एवरीडे करना शुरू करें। कुछ ही समय में आप बाहर के आवाज और अंदर के आवाज में सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन अचीव करेंगे। आपका एग्रेशन शांत होगा, आपका गुस्सा शांत होगा,
आपका इंटरनल सिस्टम हार्मोनाइज होकर के काम करने लगेगा। खैर उस समय आपको ओम चैंटिंग थोड़ी देर करना है। उसके बाद एक्टिव एक्सेलेशन प्रोसेस वी कॉल इट डिटॉक्सिफिकेशन का अभ्यास करना है। अभी तो आप लोगों ने खाना वाना खा लिए होंगे, मैं अभी ज्यादा प्राणायाम ऐसे नहीं कराऊंगा इस समय, लेकिन आप जब ब्रीद आउट करते हैं, हर बार जब ब्रीद आउट करते हैं पेट अंदर चले जाएं, इस तरह से अभ्यास करते हैं, इसको हम कपालभाति कहते हैं। इट इज अ डिटॉक्स टेक्निक, वी कॉल इट कपालभाति क्रिया, षड क्रिया जिसको कहते हैं, क्योंकि ये श्वास के माध्यम से किया जाता है। तो श्वास के साथ किया जाने वाला अभ्यास जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम के रूप में इसको हम कर सकते हैं, मतलब प्राणायाम की सीक्वेंस में इसको कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आप थकान को उतारना ना भूलें। तो इसमें हो सकता है थोड़ी देर आप पूरी श्वास को खाली करके बाहर निकाल करके श्वास रोकने का अभ्यास करें। वी कॉल इट बाह्य प्राणायाम, महाबंध, त्रिबंध। पूरी श्वास को खाली करके जितनी देर तक हो सके श्वास को रोक कर पेट को अंदर खींच करके रखें, एनस और जेनाइटल रीजन को कंट्रैक्ट करके रखें, चिन डाउन करके ठोड़ी को कंठ को ऊपर लगा करके रखें। इट इज कॉल्ड महाबंध। इससे एनर्जी का ऊर्ध्वारोहण होता है। जिन जिन एरिया को आप लॉक करते हैं उस एरिया के मसल्स पर स्ट्रेंथ बढ़ता है और उस एरिया के सभी अंग धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन उतनी देर ही रोकें जितनी देर आप रोक सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू कैन मूव टू नेक्स्ट प्रोसेस, वी कॉल इट अनुलोम विलोम प्राणायाम, वी कॉल इट ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसमें जैसे राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को खाली करेंगे और लेफ्ट से श्वास भर करके लेफ्ट को बंद करेंगे और फिर राइट साइड से निकालेंगे। फिर राइट से ही श्वास को भरेंगे और राइट को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से निकालेंगे। इनिशियली बिना श्वास को रोके हुए करें। कुछ समय के बाद इसी अभ्यास को आप श्वास रोकते हुए अभ्यास करें। 1:2:4 इज द बेस्ट रेशियो। लेकिन ये अभ्यास उतना आसान नहीं होता है और विद प्रैक्टिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ऐसे रिटेंशन रेशियो को भी अचीव करने लगेंगे। इट इज गोइंग टू वर्क इन अ मिराकुलस वे। तो ये अभ्यास है। इसके बाद आप थोड़ी देर भ्रामरी प्राणायाम करें, जैसे हाथ से आंखें बंद करें, अंगूठा से कान को बंद करें और फिर थोड़ी देर ऐसे बॉजिंग साउंड क्रिएट करें। संपूर्ण शरीर पर वाइब्रेशन को अनुभव करते हुए हथेली को अच्छी तरह से रॉबिंग करें। आराम से आंखों को सहलाएं, चेहरे पर सीट पर हाथ को फेरते हुए वापस ले आएं और फिर थोड़ी देर मौन रहकर अपने भीतर और बाहर के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्वेशन करेंगे। यह अपने आप में मेडिटेशन का तैयारी होगा। करते करते समय के साथ महर्षि पतंजलि कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, एक जगह पर मन को टिकाने का जो अभ्यास किया जाता है वो धारणा का अभ्यास है। जब यह अभ्यास पुष्ट होता है और जब ऐसा निरंतर होने लगता है, ऐसे अवस्था को ध्यान कहा गया। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जब ये फिर ध्यान ऐसा होने लग जाए कि आप उसके साथ एकात्मकता का अनुभव करने लग जाएं, वननेस एक्सपीरियंस करने लग जाएं, तो वह समाधि का अवस्था हो जाता है। और ये सारे चीजें एक साथ होने लग जाएं, त्रयम्बकत्र संयमः, जब ऐसा होने लगे तो फिर इसको संयम का अवस्था कहा गया। एक बहुत सारे सिद्धियां प्राप्त होने लगते हैं, अर्थात शरीर के सभी बीमारियां नष्ट होते हुए हायर कॉन्शियसनेस के साथ हमारा एक वननेस अचीव होने लगता है। ऐसे में हम यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करते हुए शरीर के सभी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। दिस इज द जर्नी एक्सप्लेन इन योगा। खैर वापस आएंगे और इसके बाद आपको वापस जा करके ब्रेकफास्ट करनी है। ब्रेकफास्ट नीड टू बी होलिस्टिक। इसमें आपको जो भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषण होंगे वो सारा चीज हो सुनिश्चित करना है। ब्रेकफास्ट सुनिश्चित करने के लिए आपको रात को टाइम से सोना ही पड़ेगा, रात को हल्का खाना खाना ही पड़ेगा, तभी आपका फूड साइकिल सही हो सकता है। अगर आप रात को लेट खाना खाएंगे, लेट सोएंगे, तो आपका ब्रेकफास्ट अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसे में नींद भी लेट खुलेगी, आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा उतना ज्यादा।
आपका बॉडी क्लॉक सेट करने के लिए कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक। और आप उस समय अच्छा खाना, हेल्दी खाना, बैलेंस खाना, न्यूट्रिशियस खाना खा ही नहीं सकते। तो ऐसे में तो आपको नींद भगाने के लिए चाय कॉफी चाहिए होगा, शरीर के हैवीनेस को दूर करने के लिए स्टिमुलेंट चाहिए होगा, and that is going to create havoc over the period of time. To prevent that, ensure you have these basics in your routine. Maintain these basics in your routine. अब ब्रेकफास्ट में क्या करना है? इंश्योर कि आप कोई ना कोई एक फ्रूट्स इंक्लूड कर लें, और कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो कुछ ना कुछ स्प्राउट्स करके ले लें। आप क्या क्या स्प्राउट्स कर सकते हैं? आप चना को स्प्राउट्स कर सकते हैं, मूंग मोठ को स्प्राउट कर सकते हैं, कई तरह के दालें हैं जो इसको स्प्राउट्स किया जा सकता है, गेहूं को स्प्राउट्स किया जा सकता है। तो ऐसे चीजों को स्प्राउट्स करें, अंकुरित करें, और हो सकता है तो उसको कच्चे में खा लें। और टेस्ट चेंज करने के लिए इसको आप नमकीन टेस्ट में खा सकते हैं। उसमें आप खीरा, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, जो भी सीजनल चीजें मिले इनको काट करके डाल सकते हैं। अब इसको मीठा भी बना सकते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दें, नारियल वगैरह घिस करके डाल दें या काट करके डाल दें, और थोड़ा बहुत शहद भी ऐड कर सकते हैं, तो मीठा टेस्ट में आ जाएगा। तो कभी कभी थोड़ा सा अंकुरित, थोड़ा सा स्टीम करके ले सकते हैं। तो 3 टाइप के तरीके हो गए ड्राई फ्रूट्स ये अंकुरित लेने का। और इसी तरीके से कभी आप दलिया ले लें, पोहा ले लें, और ये स्टफ रोटी ले लें, और डोसा ले लें, ये सांबर वगैरह ले सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से हो सकता है। इट इज सजेस्टेड कि आप एक ही चीज को एवरीडे ना करके चेंज करते रहें, जिससे पोषण पूरी तरह से मिले। लेकिन कोशिश करें हो सके तो एक फ्रूट, कोई भी फ्रूट ब्रेकफास्ट के टाइम में जरूर लें। और फिर अगर आपका चाय कॉफी लेने का आदत है, हालांकि ये चाय कॉफी आपका कोई नेचुरल रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर लेते तो भी 2 कप से ज्यादा न लें। और हो सके तो रेगुलर मिल्क टी के बजाय अगर चाय कॉफी लेने का आदत है तो ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी ले लें, क्योंकि दूध के साथ का ये टी कॉफी का कॉम्बिनेशन हाईली एसिडिक होता है, वो एक तरह से पॉइजनस होता है। क्योंकि इसका कमर्शियल मार्केट है और इसका कोई डायरेक्टली विरोध नहीं कर सकता, इसलिए हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि 2 तक ले सकते हो। दिस इज व्हाट इज द रियलिटी। कई लोगों का आदत हो रखा होता है। तो आप ग्रीन टी लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ब्लैक कॉफी लेंगे तो मिल्क टी, मिल्क कॉफी से बेटर है। और मिल्क टी, मिल्क कॉफी सबसे लास्ट ऑप्शन है। फिर भी 2 से ज्यादा नहीं लेना। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद आपको पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर के बीच में पानी भी पीना है। और कई बार यह होता है कि पिया नहीं जाता, तो आप आदत बनाएं कि आपके घर में जो भी गेस्ट आ जाएं उनको जब पानी ऑफर करते हैं तो खुद भी थोड़ा बहुत पानी लेने का आदत बना लें। खाना खाने से आधा घंटा पहले थोड़ा पानी पीने का आदत बना लें। कोई भी चीज खाने से पहले थोड़ी देर पहले थोड़ा सा पानी जरूर पी लें। तो इससे डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज होता है, डाइजेशन बेहतर होता है। खाना खाने के बाद पानी ना पिएं। अगर पीने का दिल ही करे तो थोड़ा सा हाइड्रेशन के लिए या गला भिगोने के लिए या साफ करने के लिए लें, ज्यादा नहीं। और कभी कभी जिसको वजन कम करना हो तो उसको एक बॉइलिंग वाटर 1 कप लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि बॉइलिंग वाटर एक साथ घटाघट नहीं लिया जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा लिया जाता है। तो उससे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई हैम्पर नहीं होता, उल्टा सपोर्ट मिलता है। एंड दीज थिंग्स आर वंडरफुल अप्रोच टू फॉलो। और उसके बाद फिर लंच में आप कोशिश करें कि 1 प्लेट के करीब वेजिटेबल सैलेड रखें।
और उसके बाद आपको अपने भूख के हिसाब से जो भी खाना हो, आपके सीजन और रीजन के हिसाब से जो भी खाना हो खा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि क्वांटिटी कंट्रोल रखें। बिल्कुल गले तक आ जाएं तब खाना छोड़ना, ऐसा नहीं। जब जितना भूख है, योग में मिताहार का कंसेप्ट बताया हुआ है। स्वामी स्वात्माराम कहते हैं आधा पेट का 4 भाग है, उसको 4 भाग में डिवाइड करें और उसका आधा मतलब 2 पार्ट सॉलिड फूड से और 1/3 पार्ट को लिक्विड फूड से भरें और 1/3 को खाली छोड़ें। ऐसे महर्षि घेरंड कहते हैं पूरे आधा ही खाली छोड़ दें, आधा से ही संतुष्ट हो जाएं। और ऐसे आधा पेट का आधा भाग खाली करने हैं तो इसका मतलब पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो खाना आसानी से पचेगा। उसको पचाने के लिए, गलाने के लिए ज्यादा एसिड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, हार्टबर्न का इफेक्ट नहीं आएगा। और वह एसिड खाना पचाने के बाद अल्टीमेटली जाकर के ब्लड में मिक्स होकर के ब्लड पीएच को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ब्लड के अंदर एसिड का लेवल ज्यादा होता है तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम कमजोर होते हैं, प्राइमरीली ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन में सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे हार्ट 1 मिनट में लगभग 60 to 72 टाइम्स धड़कता है और हार्ट बीट्स अराउंड 60 to 72 टाइम्स पर मिनट, बट आवर ब्रेन हैज टू बीट अराउंड 20 to 25 times per second. Means in a minute brain has to function around 1200 to 1500 times. To operate that activities, brain needs maximum amount of nutrition that is supplied through blood. If our blood become highly acidic because of excess intake of food, because of excessive processed food, that extra acids that mix into blood will become tragic poison that damage our brain cells, जिससे लॉन्ग टर्म में जा करके ब्रेन के कई सारे समस्या हो सकते हैं। अल्जाइमर का एक कारण बन सकता है, ब्रेन ट्यूमर का एक कारण बन सकता है, ब्रेन स्ट्रोक का एक कारण बन सकता है। ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स के लेवल को बढ़ा करके, क्योंकि सारे कोशिकाओं को ये जलाता रहेगा, जिससे ब्लड में डेड सेल्स का जो पोर्शन है बड़ा रहेगा, ब्लड का कंपोजिशन खराब होने का एक कारण बन सकता है और अल्टीमेटली ब्लॉकेज का कारण बनेगा। तो इसको कम करने के लिए पोर्शन कंट्रोल करना है। खैर, और उसके बाद लंच के बाद डिनर आपको मैंने पहले भी कहा जल्दी करनी है, हल्का करना है और सुनिश्चित करें कम से कम 1 कटोरी दाल का सूप या सब्जी का सूप जरूर ले लें। अगर किसी का यूरिक एसिड पहले से बढ़ा हुआ है तो हालांकि ये जो पूरे रूटीन फॉलो करना शुरू करेंगे तो ये यूरिक एसिड बढ़ने का समस्या भी नहीं बचेगा। फिर भी अगर पहले से हो तो दाल के सूप के बजाय वेजिटेबल सूप लेना शुरू करें, लेकिन जरूर लें। गरम लिक्विड रात को थोड़ा सा जरूर लें और सॉलिड चीजें कम से कम करें। खास करके चीनी, white sugar, white salt and white maida, these 3 things are considered as a white poison. इनको अवॉइड करें, कंट्रोल करें, मिनिमाइज करें। हेल्प कर रहे होते हैं, अपने शरीर के लिए कृपा कर रहे होते हैं। योर बॉडी विल ब्लेस यू, तो ये ध्यान रखें। अब इसके बाद आते हैं अलग अलग बीमारी में। अब ऐसे अब ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन मैंने आपको समग्र स्वास्थ्य का एक सीक्रेट होलिस्टिक रूटीन एक्सप्लेन किया है। यह आपके सभी समस्याओं को प्रिवेंट करेगा। अब मैं बहुत शॉर्टकट में, क्योंकि आपका एक बार लाइफ स्टाइल कैसा होना है वो समझ में आ गया ना, ट्रीटमेंट बहुत सहज है। जैसे अगर किसी को अभी कोरोना है तो कोरोना में क्या करना होता है, नेचुरल हिसाब से बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आपको बॉडी क्लॉक के हिसाब से सोना जागना, तो ये पहले का रूटीन तो सबके लिए फॉलो करना है। अब आपको स्पेसिफिक करना है, रात को सोने से पहले 1 कप दूध में 1 चम्मच हल्दी उबाल करके अच्छी तरह से उसको पी करके सो जाएं।
दूध और एंटीऑक्सीडेंट हल्दी का कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल हीलर है, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस को एक्सेलरेट कर देगा। और सुबह टाइम से उठने के बाद ये जो रूटीन आपको मैंने बताया उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर हो सके तो किसी योग से संबंधित व्यक्ति के सुपरविजन में एक दिन छोड़ करके एक दिन कम से कम 3 से 4 बार कुंजल कर लें। ऐसे तो 1-2 कुंजल में ही ये रिजल्ट आ जाता है, लेकिन आप कुछ दिन कर लें। कुंजल में क्या करना होता है, सुबह पेट साफ होने के बाद खाली पेट कम से कम 4 से 6 ग्लास पानी पी करके आगे की ओर झुक करके उस पानी को निकालना होता है। इसके लिए 3 उंगली मुंह के अंदर डाल करके एक दूसरे हाथ को पेट पर रख करके दबाते हुए आगे झुक करके हल्का सा मुंह के अंदर ये हाथ को चला देते हैं और आगे झुकते ही पानी ऊपर की ओर फ्लो करता है। यहाँ एक फिल्टर लगा हुआ है, फूड पाइप का फिल्टर, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। वह फेरिंग्स एक तरह से खुल जाता है और वो पानी बाहर निकलता है और उसको पूरे के पूरे सफाई करते हुए निकलता है। उसके समय में जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, अगर ये कोरोना के वायरस अंदर जा करके सेटल हो रहे हो तो ये सारे के सारे वाइब्रेशन से अनसेटल होकर के निकल जाते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करें ऑटो सजेशन के साथ, जिसको हम शवासन कहते हैं, और उठ करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करें। मैंने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीक्वेंस बताया हुआ है, इसी अभ्यास को रूटीन में कर सकते हैं। और फिर पूरे दिन में एक एंटीऑक्सीडेंट रिच काढ़ा पी लें। इसमें मैंने कहा अदरक, लौंग, काली मिर्च, तुलसी पत्ता, इन चीजों को उबाल लें। इसमें गिलोय भी हो सकता है, इनको उबाल लें। और जब ग्लास में डालते हैं तो 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें और उसको पी लें। दिन में कम से कम 4 कप पी लें इसको। और पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा लें, फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा। वो भी हो सके गुनगुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सफाई करने के प्रोसेस में गुनगुना पानी ज्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद पूरे शरीर को एक्टिव रखें। एक्टिव रखने से इन वायरस को सेटल होकर के म्यूटेशन करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। शरीर के सिस्टम को सफाई करने में हेल्प मिलेगा। और सोते समय पीठ के बल न सो करके पेट के बल सोएं, खास करके वायरस के, कोरोना वायरस के सिम्टम्स अगर हो तब। क्योंकि लंग्स का जो पीछे वाला भाग है ना, जब ब्रीदिंग करते हैं तो आगे वाला भाग ज्यादा एक्टिव होता है और पीछे वाला भाग मोस्टली पैसिव रहता है। अगर आप पीठ के बल पर सोएंगे तो ये पीछे वाला भाग और पैसिव रहेगा, तो वहां उनको म्यूटेशन के लिए जगह मिल जाती है। इसीलिए उल्टा सोना है, पेट के बल सोना है कुछ समय, जब तक ये सिम्टम्स ठीक ना हो। तो उससे ये वायरस को सेटल होने का चांस नहीं मिलेगा, म्यूटेशन के लिए चांस नहीं मिलेगा। और साथ में बैलेंस डाइट खाएं, उसमें ग्रीन वेजिटेबल जरूर लें, सैलेड के रूप में या सब्जी के रूप में। और साथ में ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले ही बोल रखा है कि आपको लेना है। ड्राई फ्रूट्स में जिंक बहुत ज्यादा है। और साथ में ग्रीन लीव्स आप लेते हैं तो इससे होलिस्टिक न्यूट्रिशन, इनफैक्ट इसमें कैल्शियम और विटामिन डी जैसी चीजें भी भरपूर पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कई बार लोगों को लगता होगा कि कैल्शियम के लिए तो दूध ही सुना है हमने, कैल्शियम के लिए तो कैल्शियम टैबलेट के अलावा कोई सुना नहीं है। आप थोड़ा सा सामान्य मन से सोचें, ऑब्जर्वेशन करके देखें। जंगल के जो जानवर होते हैं ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होने वाले अगर जानवर हैं तो जंगली भैंस है, जंगली बैल है। इनके हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं और ये घास में ही रहते हैं। इन घासों में डायरेक्ट धूप एक्सपोज होने के कारण से सभी तरह के पोषण उपलब्ध होते हैं। हमने तो कई सारे लोग जिनको आर्थराइटिस था, जिनका कैल्शियम की कमी थी, विटामिन डी की कमी थी, इन लोगों को 30 से 50 ग्राम पत्ते एवरीडे खिला करके
कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी को पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए पाया है। वी हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस। तो ये आपको करना है, और इतने रूटीन को आप फॉलो करेंगे तो साथ में आप एक एक ड्रॉप तेल या गाय का घी नाक में डालते रहें, जिससे ये वायरस का अंदर अगर एंटर करे हुए हों तो म्यूटेशन कर रहे हों तो भी उनको निकाल फेंकने में सपोर्ट मिले, उससे अनसेटल कर पाए। इतना करेंगे तो ये कोरोना वायरस आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और दूसरा, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, मेरे ख्याल से अब हमारे पास 5-7 मिनट ही बचे हैं। हाई ब्लड प्रेशर प्राइमरी ब्लड का थिकनेस बढ़ने के कारण से होता है। ब्लड का थिकनेस को कम करने के लिए एक तो मैंने कहा रात का हैवी खाना नहीं खाना है। दूसरी बात, जो फास्ट फूड के इंटेक को अवॉइड करना है। फास्ट फूड अगर ज्यादा लेते हैं तो ये पचने के बाद इमीडिएटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक होता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में हाई जीआई इंडेक्स फूड कहते हैं। ऐसे चीजें ज्यादा लेंगे तो ब्लड का थिकनेस बढ़ता है, और ब्लड का थिकनेस बढ़ गया तो बीपी बढ़ेगा। और दूसरी ओर, बॉडी का सफाई करने का प्रोसेस को अगर रुकावट पैदा हो गया, मुख्य रूप से स्ट्रेस के समय में ऐसा होता है, या कई बार बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होने के कारण से, या अन्य हेल्थ समस्याएं ज्यादा समय तक बना रहे, तो शरीर का एनर्जी उन समस्याओं को टैकल करने में चैनलाइज होने के कारण से डिटॉक्सिफिकेशन का काम हैम्पर होता है, डिस्टर्ब होता है, एंड दैट विल लीड टू एक्सेस थिकनेस ऑफ द ब्लड। अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना हो तो डाइट को कंट्रोल करें और डिटॉक्स टेक्निक के ऊपर काम करें। कुछ फास्टिंग कर लें, फ्रूट फास्टिंग कर लें, अनकुक्ड फूड पर और बॉइल्ड वेजिटेबल पर फास्टिंग करें, फ्रूट पर फास्टिंग करें, सैलेड पर फास्टिंग करें, जूस पर फास्टिंग करें, वाटर पर फास्टिंग करें। अगर आप 2-4 दिन लगातार फास्टिंग करते हैं तो ये चमत्कार जैसा इफेक्ट होगा, हाई ब्लड प्रेशर स्टेबल होगा। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन, चंद्रवेदी, आराम आराम से कपालभाति, आराम आराम से भस्त्रिका, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन, ये सारा अभ्यास करते हैं तो भी हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। और हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में थिकनेस बढ़ाने वाले, जैसे सोडियम का इंटेक अगर जरूरत से ज्यादा करते हैं तो सोडियम अर्थात नमक अगर ज्यादा लेते हैं तो नमक में ग्रेविटेशन ज्यादा है, डिटॉक्स प्रोसेस को ये स्लो डाउन करता है, जिसके कारण से ब्लड थिकनेस बढ़ सकता है। इसको भी कम करें, नींद पूरी लें, और ये जो होलिस्टिक मैंने दिनचर्या आपको बताया है उसको पालन करें, आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली नॉर्मल होगा। अगर किसी को डायबिटीज हो तो ऐसे में ये सारे होलिस्टिक रूटीन जो मैंने समझाया है उसको पालन करते हुए सुबह सुबह 1 चम्मच मेथी, खास करके रात को भिगो करके सुबह चबा लें और उसके बाद वॉकिंग में जाएं। ड्राई फ्रूट्स के साथ 1 चम्मच मेथी चबाना है, उसके पानी जो भिगोए हुए पानी को भी पीना है। और अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में आप 7 से 10 पत्ते नीम के सुबह सुबह खा लें वॉकिंग करने जाते समय, और इसको रात को भिगो करके उसके पानी को पी लें। और साथ में पेट को एक्टिवेट करने वाले कपालभाति और अग्निसार क्रिया करें। पेट को अच्छी तरह से दबाने वाले पवन मुक्त आसन, और ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं। एक पैर मोड़ करके ऐसे, एक पैर मोड़ करके पेट पर दबाते हैं और अपोजिट साइड देखते हैं, ऐसे पेट को दबाने वाला अभ्यास करें। तो पेट को इस तरह से दबाने से पेट पर जो रेजिस्टेंस बिल्ड होता है, राइट साइड पेट को दबाने से राइट साइड में लीवर पर, लेफ्ट साइड पेट को दबाने से लेफ्ट साइड पर पैंक्रियाज पर जो रेजिस्टेंस मिलता है, इस रेजिस्टेंस से पेट के ऑर्गन्स मजबूत हो जाते हैं। खास करके लीवर और पैंक्रियाज एक्टिवेट और स्ट्रेंथन होते हैं, एंड दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग बेटर। और फिर हाई जीआई इंडेक्स फूड अर्थात फास्ट फूड के इंटेक को पूरी तरह से बंद करें और होल ग्रेन खाना खाएं, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
तो ये हेल्प करेगा डायबिटिक कंडीशन में। साथ में आप वॉकिंग भी कर रहे होते हैं और ये डाइट का रूटीन को पालन करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो कुछ समय में आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल हो जाएगा। अगर किसी को आर्थराइटिस हो तो उनको पानी नॉर्मली ठंडा नहीं पीना, गर्म पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। और जॉइंट्स का नेचुरल मूवमेंट, सारे जॉइंट्स का नेचुरल मूवमेंट को कम से कम दिन में 2 बार जरूर करें। और जेंटल रेजिस्टेंस का अभ्यास दिन में 2 बार, खास करके दीवार पर या पेट पर रेजिस्टेंस करते हुए रोज करें। इट इज गोइंग टू हेल्प स्ट्रेंथन द मसल्स एंड द बोन। साथ में अगर किसी को कमर में दर्द हो, मोस्टली लोगों का आगे ज्यादा झुकने के कारण से कमर में दर्द होता है, उसको रिवर्स झुक करके रेजिस्टेंस डालें और जेंटल रेजिस्टेंस के साथ पोजीशन को कम से कम 20-30 सेकंड, मिनिमम 20 सेकंड करना पड़ता है, तब एक तरह से थेरापेटिक वैल्यू प्रोड्यूस होना शुरू होता है। इस तरह से 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करते हुए रेजिस्टेंस करें। इट विल स्ट्रेंथन द मसल्स एंड हेल्प इंप्रूव द कंडीशन। अब इसी तरीके से किसी को अस्थमा हो तो अस्थमा में नॉर्मली हफ्ते में 1 दिन कुंजल करना होता है। कुंजल का मतलब सुबह पेट साफ होने के बाद खाली पेट गुनगुना पानी पी करके वोमिट करना और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। इस रूटीन को नियमित पालन करेंगे तो अस्थमा कुछ समय में ठीक हो जाता है। ये सारे चीजें हैं जिसको आपको पालन करना है। आई थिंक मैंने ज्यादातर चीजों को कवर कर लिया होगा। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और इसके बाद आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। मेरे ख्याल से हमारा टाइम हो गया है आज का। Yes, sir. I think one by one, if anybody wants to ask questions, एक एक करके we can all ask. Personal questions, whatever family का है, जो भी we can ask questions. Thank you. Thank you, sir. Very informative. Though we had little difficulty in following some keywords, but you have cleared the doubts. Yeah, feel free to ask. I am always available, and I'll be happy to help you in person, explaining everything that you ask. In that, regarding that Anulom Vilom Pranayam, you were telling 1, 2, 3, 4 stage, no? Will you have time to explain one more minute? Yeah. ये अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने एक्सप्लेन करते समय कहा था कि आप नॉर्मल तरीके से, जैसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करें और लेफ्ट को बंद करके राइट से ब्रीद आउट करें। ये सामान्य प्रोसेस है, इसमें कोई श्वास को हमने रोका नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अनुलोम विलोम और इसको हठयोग प्रदीपिका में नाड़ी शोधन टेक्निक के रूप में एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसमें दूसरा जो प्रोसेस है, आप इसमें जैसे लेफ्ट से श्वास को ब्रीद आउट करते हैं और उसके बाद जैसे करते समय मेंटल काउंट करेंगे। आप जैसे ब्रीद आउट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंटल काउंट करेंगे। आपने 10 काउंट करते हुए श्वास को निकाला, अब इसको बंद करके रोकेंगे। ये 40 काउंट करते हुए रोकेंगे, 40 तक रोकना है और फिर अब इसे राइट से निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। इनफैक्ट आपको जैसे एक्सेल 10 में करे हैं तो 20 रोकना है। अगर एक्सेल आपने 20 करा हुआ है तो 40 रोकना है। इनहेलेशन उससे हाफ करना है, अर्थात अगर आपने एक्सेलेशन 20 सेकेंड लगा करके करा हुआ है तो इनहेलेशन 10 सेकेंड में होना है। एक्सेलेशन अगर आपने 10 सेकेंड में करा हुआ है तो इनहेलेशन 5 सेकेंड में ही करना है। इस तरह से इनहेलेशन के लिए 5, एक्सेलेशन के लिए 10, रिटेंशन के लिए 20, ये इनिशियल रेशियो हो सकता है। फिर बाद में इसको बढ़ाते हुए इनहेलेशन के लिए 10 सेकेंड 10 काउंट और रिटेंशन के लिए 40, एक्सेलेशन के लिए 20, ये रेशियो बना सकते हैं। तो इस तरह से 1:2:4 का रेशियो अभ्यास किया जाता है।
लेकिन ये कहने में बहुत आसान है, प्रैक्टिस में इस रेशियो को मेंटेन करना बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए आप शुरू में बिना रिटेंशन करें और कुछ समय में फिर 5 सेकेंड वाला रेशियो पालन करें और फिर उसके बाद बढ़ाते जाएं। दिस इज द वे टू गो। I am doing the usual normal thing only. Okay, that is also very much useful, but with time if you start maintaining ratio, it will work far better than this, Okay, thank you, sir. I try. especially for mental strength, emotional strength, and balancing hormones and internal chemical reactions. Okay, Okay, thank you. yes please. Sir, this is actually regarding this today's pandemic. I don't wear a mask mainly for the fear that there's more infection when you wear it. The air that you exhale is you breathe in again. So, but I drink hot water in the morning, as you say, and even night before sleeping I drink hot water. Plus, I do that hot air inhalation. Is it good? Because I tell you, mask, totally I tell you very frankly, this mask and things are not that necessary for you. It is actually recommended that if you do not wear it and you have already that infection, chances of spreading that infection will be more. It is just to control spreading the condition, spreading the virus. Otherwise it is not going to help you in person. Mask is to stop spreading virus, not to help you that way. Because when you use mask for a long time, it in fact stop impure blood to remove properly. So you will be taking the impure blood again and again. It is in fact harmful if you use for long time. But to control spread, it is urgent requirement of the time. But after this much long period of this pandemic, almost everything is prepared, and I think it should be reduced with time. But the situation is that the WHO protocol is like force upon everyone, and we cannot disobey it. Even for police purpose, we have to wear it. That is the condition. Okay. No, because air is the free gift to us, and that also they are trying to prevent us breathing freely. Yeah. Okay. Any more questions, please? हुसैन जी कुछ पूछना है? सर Yeah. जैसे छींक आने की समस्या ये होती है कि रात में और दिन में बार बार छींक आती है और कई बार छींक आती है, 10 बार, 12 बार, 15 बार। ये छींक क्यों आती है? छींक इसीलिए आती है कि आपके शरीर के अंदर, खास करके अपर ट्रैक में, हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई ऐसा चीज अटक, तो ये कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल वाला काम नहीं है। आप कम से कम 3 बार कुंजल कर लें एक हफ्ते के अंदर। इसके लिए क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला डाल करके घोल करके पी लें, जिससे सुबह उठते ही पेट साफ हो जाए। और पेट साफ होने के बाद कम से कम 2 लीटर पानी गर्म करें, गुनगुना करें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, और आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। और उसको बैठ करके, अगर आप ये कागासन बोलते हैं पूरी तरह से, जैसे वो इंडियन टॉयलेट जो बोलते हैं ना, उस पोजीशन में आप बैठ सकते हो तो अच्छा है, जिसको हम कागासन कहते हैं। नहीं तो लो हाइट वाले जो स्टूल है या बेड है या सोफा है, उसमें आप बैठ करके घुटने उसमें थोड़ा ऊपर आ जाते हैं ना, चेस्ट के पास तक, तो उससे पेट हल्का दब जाता है। एज ए रिजल्ट जो पानी आपने पिया है वो फटाफट नीचे बहेगा नहीं,
और पानी वहां रुकेगा, तो आप फटाफट 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 4-5 गिलास पानी पी लें। जब आपको लगे कि पानी गले के पास तक आ गया तो आप उठ करके और ऐसे झुकेंगे। अब झुकेंगे तो पानी ऊपर आएगा और हाथ के जो 3 उंगली है मुंह के अंदर डाल करके हल्का सा ऐसे चलाएं तो वो पानी वोमिट होकर के निकल जाएगा। जब ये पानी निकलेगा उस समय जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ये वाइब्रेशन जो भी चीज जो बॉडी बार बार निकालने की कोशिश कर रही थी ना, उसको अनसेटल करके रिमूव कर देगी। और ऐसे इसको करने के बाद एक लेवल का थकान तो होता है, तो ऐसे में आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, लेट करके शवासन। सब आसन का मतलब एक तरह से एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअल डेथ। थोड़ी देर पूरी तरह से समर्पण भाव से शरीर को देखें। अब शरीर को देखने वाला आप होंगे, ये शरीर एक तरह से आपसे अलग है, उसको आप देखेंगे। और इस तरह से जब आप विटनेसिंग अभ्यास करते हैं, आपके सारे टेंशन दूर हो चुके होते हैं और शरीर रिलैक्स होते हुए आपको दिखाई देगा। ऐसे में हीलिंग प्रोसेस बहुत तेजी से काम करता है और शरीर के अंदर जो भी छोटे मोटे समस्या भी होंगे वो समस्या हील होने लगते हैं। तो इसको आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन करना है और 3 दिन करनी है। कुल मिलाकर के एक हफ्ते में 3 दिन अगर आप इसको करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभ्यास करेंगे। लगभग शवासन कम से कम 5 मिनट जरूर करना है कुंजल करने के बाद। और इसके बाद आपको कम से कम 15-20 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। श्वास लेना छोड़ना और कपालभाति और फिर जो भी आप कर पाए, तो ये करेंगे तो आपका एक हफ्ते के अंदर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक होगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं एक तरह से ये कोई अब दावा करने वाली बात है नहीं, मैं पूरी तरह से कन्विंस हूं। अगर नहीं हुआ तो आप मेरे से बाद में बात करिएगा, मैं इसको 100% क्योर होते हुए आपको एक्सपीरियंस करा दूंगा। ठीक है, मेरा ऐसे नंबर मैं नोट करा देता हूं। मेरा नाम योग गुरु मोहन कार्की है और मेरा नंबर है 9911316600। मैं यहाँ चैट बॉक्स में भी नंबर मैं डाल देता हूँ। 9911316600 ये नंबर है। और मेरा ईमेल आईडी है theyogaGuru.mohan theyogaguru.mohan@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। क्योंकि कई बार मैं फ़ोन अटेंड नहीं करता, क्योंकि मैं वर्कशॉप वगैरह ले रहा होता हूँ, सेशन ले रहा होता हूँ, तो मैं कम से कम 4 से लेकर के 6 घंटे तक सेशन लेता हूँ एवरीडे। मिनिमम 4 घंटे तो लेता ही हूँ। तो ऐसे में सेशन के टाइम में ऑब्वियसली मैं फ़ोन को म्यूट कर के रखता हूँ या बंद करके रखता हूँ, तो अटेंड नहीं हो पाता है। और डोंट गेट ऑफेंडेड फॉर दैट। आप मेरे को मैसेज जरूर ड्रॉप करेंगे एंड आई विल सर्टेनली रिवर्ट बैक एंड हेल्प इन अ बेस्ट वे पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे। जस्ट अ सेकंड सर, और किसी को कुछ पूछना है क्या? अगर करके